शेष प्रश्न के विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी। और नवीन ठाकुर जी के पास सिर्फ प्रवक्ता का ही नहीं, सोशल मीडिया का भी पूरा चार्ज है और वो तमाम जगहों पर जाते हैं और तमाम चुनाव को कवर करते हैं। आज हम उत्तराखंड के देवभूमि के इस बागेश्वर में है और बागेश्वर इसलिए महत्वपूर्ण है आज क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। और उपचुनाव को लेकर जिस तरीके की गामागमी है उससे लगता है कि ये चुनाव काफ़ी कड़ा होने जा रहा है और बहुत कुछ इस उपचुनाव को लेकर सरगर्मियाँ भी हैं। तो हम इस पूरे चर्चा में बातचीत करेंगे उत्तराखंड के चुनाव को भी लेकर, उत्तराखंड को भी लेकर और तमाम वो बातें जो आने वाले भविष्य में भी पार्टी और प्रदेश को लेकर होगी। नवीन ठाकुर जी, पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये उपचुनाव हो रहा है उत्तराखंड के बागेश्वर का, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 4 बार से विधायक रहे और 4 बार के विधायक असमय मृत्यु के कारण ये सीट खाली हुई है। और उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक सीट का चुनाव होता है और दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती हैं और जोर लगाने के बाद कि वो इस सीट को किसी तरीके से हर हाल में हमें जीतना है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए? देखिए, उपचुनाव बागेश्वर का आदरणीय स्वर्गीय चंदन रामदास जी की जो असमय मृत्यु है उस कारण हो रहा है। और बागेश्वर का जो मैं जो फील ले रहा हूँ पिछले 6-7 दिन से, बागेश्वर की जनता का जो मन है वो इस चुनाव के माध्यम से अपने लोकप्रिय नेता को जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो जिता कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये चुनाव विकास का चुनाव है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं और कांग्रेस के पास मुद्दे आप छोड़िए, कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी भी नहीं है। वो एक आयतित प्रत्याशी को लाकर जो चुनाव लड़ रहे हैं और एक ऐसा आयतित प्रत्याशी जो पहले बसपा में रहा, बसपा को उसने यहाँ हराने का काम किया, फिर वो आम आदमी पार्टी में रहा, उसको हराने का काम किया और अब कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला तो उसको लेकर आए। और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी यहाँ पे निपटाने का काम जो है बसंत कुमार करने जा रहे हैं। ये हमारी बातचीत हो रही थी कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि ये वो प्रत्याशी है जिन्होंने, आम आदमी पार्टी कमज़ोर थी यहाँ पर संगठन के रूप में, फिर भी 20-22 हज़ार वोट पाए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी का भी वोट देखा जाए तो 20-22 हज़ार करीब है। दोनों का अगर वोट देखा जाए तो वो जीतने के लायक स्थिति में आ जाती है। तो इस तरीके से वो लोग काफ़ी दावा कर रहे हैं इस बात को लेकर कई बड़े नेताओं से। तो कैसा लगता है कि क्या वाकई में लड़ाई इतनी टफ है यहाँ पर? नहीं, कोई लड़ाई टफ नहीं है। और एक तो बसंत कुमार को कोई 20,000 वोट नहीं मिले थे, बसंत कुमार को 15,000 कुछ वोट मिले थे। और इसलिए नहीं मिले थे कि बसंत कुमार ने कोई यहाँ उल्लेखनीय काम किए हों। आज तक वो कोई एक भी ऐसा काम बता दें जो उन्होंने यहाँ विकास का किया हो। केवल और केवल बाहुबल के दम पर, धन बल के दम पर। और कल आपने देखा किस प्रकार उनकी 250 पेटियां शराब पकड़ी गई उनके कार्यालय से। तो ये दर्शाता है कि वो शराब के दम पर, पैसे के दम पर ये कुछ वोट खींचने का जो है प्रयास करते हैं। और कुछ जनता से हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि सरकार जो है सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है इन चीज़ों को लेकर और दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, देखो, एक तरफा कार्रवाई तो होगी। जब एक तरफा शराब बिकेगी, एक तरफा शराब का उपयोग करेंगे तो एक तरफा ही होगी। भारतीय जनता पार्टी तो शराब बांटने में विश्वास नहीं रखती। हम तो अपने विकास के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास विकास के नाम पर काम गिनाने के लिए हजारों काम है। आदरणीय चंदन रामदास जी ने जो सौंदर्यकरण के काम किए, जो विकास के काम किए, 100 करोड़ रुपए का स्टेडियम जो है यहाँ पे स्वीकृत हुआ। आप सोचिए, सुदूर इस पहाड़ी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का स्टेडियम बन रहा है। आज से पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिला चिकित्सालय बन रहा है। हजारों हजार ऐसे विकास के काम है जो चंदन रामदास जी ने किए। बसंत कुमार या कांग्रेस बताए कि उन्होंने यहाँ क्या विकास का काम किया। देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोगों से बातचीत जब शाम को हो रही थी हमारी, तो उनका ये कहना था कि बीजेपी के प्रधानमंत्री लाल किले से जब ये बोलते हैं कि कुछ पार्टियां हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं और कुछ पार्टियों में परिवारवाद का ही बोलबाला है। बीजेपी हमेशा संगठन और अपने लोगों को काम करने के लिए जानी जाती है और ज़मीनी नेताओं को ऊपर उठाने का काम करती है। एक उदाहरण आपके यहाँ धामी जी हैं। धामी जी एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या यहाँ पर भी ये 4 बार से विधायक थे और उनकी जगह पर किसी दूसरे को आप युवा नेता या कह सकते हैं पार्टी किसी और लोगों को नहीं दे सकते थे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी परिवारवाद पर विश्वास नहीं करती। हमारे एक आम नागरिक, एक आम कार्यकर्ता जो है, आप देखिए चाय बेचने वाले आज हमारे प्रधानमंत्री हैं और धामी जी को मैं 2002 से जानता हूँ। अंतिम पंक्ति पर कितनी बार उनको जो है दरी चटाई उठाते हुए मैंने देखा है, कुर्सियाँ उठाते हुए देखा है। आज इस प्रदेश का जो है यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी और विकास कर रहा है। और परिवारवाद की अगर बात होती, उनका बेटा भी जो है टिकट का दावेदार था, लेकिन इस बागेश्वर की देवतुल्य जनता ने चाहा कि आदरणीय पार्वती जी को जो है टिकट मिलना चाहिए और चंदन रामदास जी के जो अधूरे सपने हैं उनको उनकी धर्मपत्नी ही पूरा करेगी। इस नाते हमने जनता की आवाज़ पर ये टिकट दिया है, ना कि परिवारवाद को देखते हुए। जबकि कांग्रेस में केवल और केवल जो है, अगर आप देखेंगे 18 वर्षों तक सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रही, उसके बाद अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया, वो इस्तीफा देके फिर भाग गए, उसके बाद फिर बना दिया। तो इस प्रकार की राजनीति हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ तो 15 अध्यक्ष जो है अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, भांगरू लक्ष्मण से लेकर और अटल जी से और अडवाणी जी से लेकर। और अब देखिए छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जहाँ केवल और केवल लोकसभा की 4 सीटें हैं, वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो JP नड्डा जी हमारे हैं। एक सवाल इसी से निकल के आता है कि इस चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की रक्षाबंधन पे, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के पहले ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक कहते हैं कि कोई भी चुनाव जब छोटा या बड़ा नहीं होता, चुनाव जीत और हार के बाद एक तरीके का मोमेंटम बनता है। तो ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है और धामी जी खुद आने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर कैंपेन करने वाले हैं। तो इसलिए लगता है कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव है और वो एक बड़ी चुनौती है पार्टी की। कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को महत्वपूर्ण मानती है और हमारी पूरी तैयारी हमेशा रहती है। बूथ स्तर का हमारा कार्यकर्ता काम करता है, क्योंकि हमारे पास उन देशभक्त राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं की फौज है जो घर का खाकर और घर का लगाकर काम करते हैं। जबकि कांग्रेस के पास केवल और केवल ठेकेदारों की फौज है, केवल और केवल जो है शराब माफियों की फौज है, केवल और केवल खनन माफियों की फौज है। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पुनः उत्तराखंड की हम 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। 2014 में हमने 5 सीटें जीती, 19 में हमने 5 सीटें जीती और 24 में उस हैट्रिक को हम बनाने जा रहे हैं। सुना जाए ये भी जा रहा है कि जो 5 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो आपके जो अभी सांसद हैं वो 5 लोगों का टिकट कटने वाला है इस चुनाव में। पार्टी चाहती है कि कुछ यूथ को आगे बढ़ाया जाए और जो लोग काफ़ी समय से लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, उनको संगठन में भेजा जाए और नए लोगों को बनाया जाए। तो ये क्या आप लोगों के संगठन में भी इस तरीके की चर्चा है या इस तरीके का कुछ? देखिए, ये सिर्फ नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, हमारा चुनाव निशान, हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल होता है। हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि वोट कमल को देना है। हमारे लिए प्रत्याशी का नाम मायने नहीं रखता, हमारे लिए अपनी पार्टी का सिंबल मायने रखता है। हम कमल को वोट देते हैं और कमल हमारे लिए विकास का प्रतीक है। कमल हमारे लिए जो है पारदर्शी सरकार का प्रतीक है। कमल हमारे लिए वो प्रतीक है जिसने आज भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी। ये सवाल इसलिए भी मैं कि हम लोग जब आ रहे थे तो आपका एक गाड़ी थी जो प्रचार कर रही थी, वहाँ पर राम मंदिर की बात हो रही थी, चंद्रयान की बात हो रही थी, तमाम वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही थी। ये बागेश्वर है, ये लोकल बॉडीज़ का चुनाव है, उपचुनाव है। यहाँ की समस्याओं को लेकर कितना गंभीर है पार्टी, यहाँ के लोगों की समस्याओं को लेकर कितना गंभीर है? क्योंकि ये आप चुनाव तो ये कहा जाएगा कि विधानसभा के चुनाव है तो विधायक जो है यहाँ के लोकल इशूज़ को ही रीड करेगा या इशू को उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आदरणीय स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो विकास की यहाँ गंगा बहाई, वो बागेश्वर का बच्चा बच्चा जानता है। इसी कारण बागेश्वर की जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उनको विधायक बनाया और 5वीं बात उनकी धर्मपत्नी को जो है यहाँ से विधायक बनाकर भेजी। ये आप मानते हैं कि इस बार भी आप लोग चुनाव जीत रहे हैं और ये 5वीं बार चुनाव जीतकर आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे? बिल्कुल 100% जो हम बागेश्वर जीतने जा रहे हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भारी बहुमत के साथ हम बागेश्वर जीतने जा रहे हैं। और कांग्रेस यहाँ पर जिस प्रकार लगातार उत्तराखंड में इतिहास रहा है और 2 इतिहास जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। उत्तराखंड का एक इतिहास ये रहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार रही तो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और अगर कांग्रेस की सरकार रही तो 5 सीटें भाजपा ने जीती। लेकिन 14 में हमने मिथ्ये तोड़ दिया, 19 में हमने मिथ्ये तोड़ दिया। 19 में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी और लोकसभा की भी 5 सीटें हमने जीती। 2022 में भी आपने ये मिथक 2022 में हमने राज्य का भी तोड़ा
एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन 17 में हम भारी बहुमत के साथ आए। 11 पर जो है इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समेट दिया और 22 में कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि हम एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा तो आती है तो हमारा नंबर आएगा। लेकिन इस प्रदेश की जनता ने अब समझ लिया है कि विकास अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भ्रष्टाचार और परिवारवाद को कोई बढ़ावा देता है वो कांग्रेस देती है। सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा बच्चा जानता है कि 60 साल में क्या विकास के कार्य हुए और इन 9 वर्षों में क्या क्या कार्य हुए। अगर आप विकास की बात करेंगे, अगर उन पर मुझसे आप सवाल करेंगे तो 5 से 10 मिनट और लगेंगे। मैं आपको एक एक कार्य उनकी तुलनात्मक गिना दूंगा कि उनके शासनकाल में क्या हुआ और हमने क्या करके दिखाया। नहीं जी, ये क्योंकि उपचुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, जो वो इस विधानसभा को लेकर, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो मुद्दे हों वो लोकल हों और लोकल मुद्दों पे ही ये चुनाव लड़ा जाए और जीत कर आप यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की 1,20,000 जनता है, उसकी समस्याओं को दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और हम इस उम्मीद के साथ कि हम फिर दोबारा अभी मिलेंगे जब चुनाव संपन्न होगा और फिर से हम दोबारा बातचीत करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और प्रदेश के सोशल मीडिया के इंचार्ज नवीन ठाकुर जी थे और अब इस उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से भी तैयारी है, उनका ये मानना है कि इस चुनाव को हम बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और बड़ी मार्जिन से जीत के इस चुनाव पर हम फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद।